Assalamualaikum and welcome to my channel AH Assistant. Dear students, Economic Analysis 5001 का लेक्चर नंबर 7 में आपको वेलकम कहती हूँ और हम यूनिट 1 स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए। और आज का लेक्चर जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम दरअसल बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, लेकिन ऑब्वियसली शॉर्ट से लेक्चर में ब्रीफ पॉइंट्स में आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा हर एस्पेक्ट को हम टच करेंगे ताकि ओवरऑल आइडिया हो सके आपको इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से। और अगर ये क्वेश्चन इन पेपर्स आ जाता है तो आप अच्छे से उसको 20 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकें। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर मैं इस पे लेक्चर फुली अपलोड करूं तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव टू स्टे इन शॉर्ट टाइम, तो इसलिए मैं बहुत ही स्लाइड हर एस्पेक्ट को टच करूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से हमने पहले भी स्टडी किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें जो लेन देन के मामला आ जाते हैं, जिसमें सप्लाई डिमांड की बातें आ जाती हैं, रिसोर्स एलोकेशन आ जाता है। इसी तरह से एक इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सप्लाई डिमांड, रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तमाम चीजें उसमें शामिल हो। अब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा कलेक्शन है रूल्स का, वैल्यूज का, स्टैंडर्ड्स का, जो कि मिलकर एक प्रॉपर इकोनॉमिक लाइफ को स्टेबल करता है। प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बताता है कि किस तरह से लाइफ को गुजारना है। अब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। कुछ जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, और उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है एज पर ऑथर्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एनी एक्टिविटी that has a commercial, economical and financial purpose with the priority of social benefit to mankind is classified as Islamic economics। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि जिसका कमर्शियल या इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल मकसद हो और वो किसी भी सोशल बेनिफिट के लिए यूज हो रहा हो, किसी भी फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा हो ह्यूमन बीइंग के, तो वो आपका इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाता है। ठीक है, अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट आ जाता है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें ना इस्लामिक सिस्टम में, तो प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ताला बेसिक ओनर है, रियल ओनर अल्लाह है। ठीक है, उसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, जो भी वसाइल है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पास गुड्स हैं, वो तमाम चीजें उसके पास लिमिटेड हैं। ठीक है, और उन लिमिटेड चीजों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स किए गए हैं इस्लाम में, जिनके अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपके पास जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जस्टिस और फेयरनेस का, यानी कि इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इसके लिए इस्लाम में 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है ज़कात और सेकंड है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ज़कात क्या है कि आपको पता है कि 3rd पिलर ऑफ इस्लाम है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी अमीर लोग हैं, एक अमाउंट फिक्स्ड है इस्लाम में कि इस अमाउंट के अमाउंट है किसी के पास, या उस अमाउंट जितनी चीजें हैं, तो उस पे ज़कात फर्ज हो जाती है। और उसने फिर ज़कात किसको देनी होती है? वो जो रिच पीपल होते हैं उन्होंने ज़कात देनी होती है, जो गरीब बंदे हैं जिनके पास वसाइल नहीं है। सो इस तरह से एक सोसाइटी में एक बैलेंस बन जाता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो अपने उन पैसों में से थोड़ी सी अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो इस्लाम के हवाले से डिसाइडेड है कुरान पाक में, सूरत में, उसके हवाले से बाकायदा एक रेशियो दिया गया है कि इतना रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो वो रेशियो उन गरीब लोगों को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ इनहेरिटेंस आ जाता है, यानी कि अब जब एक बंदे की जो भी जायदाद है, जो भी उसकी वेल्थ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉपर लॉज बनाए गए हैं इस्लाम में। उनके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनहेरिटेंस लॉज हैं प्रॉपर, जिसके अकॉर्डिंग ये रेशियो बताया जाता है कि बेटे के हक में कितना आएगा, बेटी का कितना है, वाइफ का कितना है। इस तरह तमाम जो इस तरह के करीबी रिश्ते हैं उनके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आ जाते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम का। अब इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है? अब फ्रीडम की अगर हम बात करें ना, तो फ्रीडम जो है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की बेस है।
ओवरऑल इंसान को फ्री विल दी गई है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन उसको फ्री किया गया है कुछ चीजों में। अब इकोनॉमिक फ्रीडम में एक इंसान के पास जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जो उसकी मार्केट्स हो, जो उसकी फर्म्स हो, उसके लिए उसको इख्तियार दिया गया है, ठीक है। और इसी हवाले से इकोनॉमिक फ्रीडम में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है मोनोपोली का, जिसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है, मैनिपुलेशन ऑफ प्राइजेस के लिए, रिस्ट्रिक्टिंग एंट्रीज के लिए मार्केट में, इस हवाले से सख्ती से मना है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें नेक्स्ट कि क्या इस्लामिक इकोनॉमी इंटरेस्ट फ्री होती है, तो इस्लामिक इकोनॉमी बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होती है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। और इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट होता क्या है कि कोई भी अमाउंट अगर हम फिक्स कर लेना, क्या फॉर एग्जांपल आपकी एक सेविंग है, क्योंकि आपको पता है कि सेविंग तो मस्ट है ना, सेविंग तो करनी पड़ती है इंसान को, तो अब कोई भी एक अमाउंट है उस पर अगर आपको फिक्स्ड रेशियो मिल रहा है ना प्रॉफिट का, तो दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। और इसी तरह से इंटरेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस्लाम में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए सेविंग जरूरी है, बट उस पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है। इसी के साथ दो और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, यूजरी और रिबा। अब जो रिबा है वो सख्ती से मना है इस्लाम में, और रिबा और यूजरी एक ही टर्म है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे यूज की जाती है। और इसका मेन मकसद क्या है कि एक्सेस, यानी कि जरूरत से ज्यादा होना। तो जरूरत से ज्यादा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है, और इस हवाले से इस्लाम में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, और उन्हीं को फॉलो करना होता है एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या इंटरेस्ट रिबा है, इज इंटरेस्ट रिबा, तो अगर तो हम बैंकिंग के टर्म्स में देखें ना, तो कन्वेंशनल बैंक्स में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरेस्ट रिबा ही है, क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट होती है, और रिबा बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अल्लाह ताला की तरफ से खुली जंग का ऐलान है रिबा के खिलाफ, इसलिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ये, ठीक है। और इसके बाद हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? अब आपको पता है कि अगर मैं इजी टर्म्स में और एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं ना, तो देखिए आज से कुछ साल पहले 1000 रुपए की कुछ वैल्यू थी। आप 1000 रुपीज अगर लेकर जाए मार्केट में, तो कुछ ना कुछ स्टफ आप परचेज करके ले आते थे, बट आज वो 1000 रुपीज जस्ट इक्वल हो गए 100 रुपीज के। इसी तरह से 100 रुपीज आर जस्ट इक्वल टू 10 रुपीज, यानी कि जो वैल्यू है मनी की वो टाइम के साथ कम हो गई है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इस बात को समझता है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, उसके बेसिक, ये फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि फाइनेंस में जरूरी है। यानी कि जो आज पैसे की वैल्यू है वो कल नहीं होगी, जो कल होगी वो परसों नहीं होगी, यानी कि दिन ब दिन पैसे की वो वैल्यू कम होती जाती है, और यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है फाइनेंशियल इंटिमिडेशन का। और फाइनेंशियल इंटिमिडेशन में क्या होता है कि जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंटिमिडेशन है उसमें अमाउंट इंटरेस्ट की फिक्स नहीं होती, यानी कि वो फ्लक्चुएट करती है, जबकि फाइनेंशियल इंटिमिडेशन जो नॉन इस्लामिक होती है उसमें वो फ्लक्चुएट नहीं करती। होप सो आपके लिए आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे यूनिट 1 का, दैट इज प्राइजेस सिस्टम एंड रिसोर्स एजुकेशन। Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching. Don't forget to like and share. Stay tuned. Allah Hafiz.